Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 11th subject biology, chapter number 5, morphology of flowering plant, lecture number 3. हमने अपने जो पिछले लेक्चर में लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, जिसमें हमने फूड स्टोरेज के तौर पर टैप रूट एंड एडवांटाइटिस रूट्स के मॉडिफिकेशन हमने पढ़ लिए थे, और साथ में मैकेनिकल सपोर्ट्स में जो रूट के मॉडिफिकेशन थे उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं वाइटल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए रूट्स के मॉडिफिकेशन क्या होते हैं। मॉडिफिकेशन फॉर वाइटल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन, इसमें सबसे पहले जो हमारे सामने आता है वो आता है रेस्पिरेटरी रूट्स। क्या है रेस्पिरेटरी रूट्स, जरा हम डिस्कस करें कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो दलदल वाले इलाकों में उगते हैं, तो वहाँ पर मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वहाँ के प्लांट की जो रूट्स है, जड़ें हैं, वो ऊपर की तरफ निकल आती है और हवा में से ऑक्सीजन लेने का काम करती है। तो इस टाइप की रूट्स को कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। इन रूट्स में मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ आई, उन रूट्स को न्यूमेटोफोर कहते हैं, और उन रूट्स के ऊपर वाले हिस्से पर छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, जिसको हम न्यूमेथोड्स कहते हैं। एग्जाम्पल राइजोफोरा एंड एविसिनिया। अब हम थोड़ा इसको देखें कि ये प्लांट आखिर दिखते कैसे हैं। ये जो आपको रूट्स है ये कुछ ऐसी दिखाई देती है कि ज़मीन से ऊपर की तरफ ये रूट्स निकल जाती है, जिन्हें न्यूमेटोफोर कहते हैं। ये देखिए आप, रेस्पिरेटरी रूट्स आपको ऐसी दिखाई देती है। वापस एक मिनट में अपने टॉपिक पे लौटता हूँ। आगे हम बात करते हैं एपीफाइट की या हाइग्रोस्कोपिक रूट्स की। क्या है ये, ज़रा देखिए इन्हें। These roots are found in epiphytes and especially orchids and help in absorption of moisture from atmosphere and using a special spongy tissue called velamen। कि कुछ ऐसे एपीफाइट पाए जाते हैं। एपीफाइट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे पौधे के ऊपर डेवलप होते हैं। तो उन एपीफाइट को आप जब देखोगे तो उनकी जड़ें हवा में लटकती हुई आपको दिखाई देती है, और लटकती हुई जड़ें जब हवा में लटक रही है तो वह मिट्टी में से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर ही नहीं सकती। तो वो क्या करती है कि हवा में जो भी मॉइस्चर होता है उसका एब्जॉर्प्शन करके उस प्लांट में उसको पहुंचाती है। तो ऐसी रूट्स को हाइग्रोस्कोपिक रूट या एपीफाइटिक रूट कहते हैं, और उन रूट्स में एक स्पेशल टाइप का स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है जिसको वेलामेन कहते हैं। वेलामेन से रिलेटेड आपके एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है कि वेलामेन किस टाइप की रूट्स में पाया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा हाइग्रोस्कोपिक और एपीफाइटिक रूट्स में वेलामेन टिश्यू पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें हम तो ऑर्किड्स लाइक वेंडा एंड कैंटिया, ये प्लांट इस एपीफाइटिक या हाइग्रोस्कोपिक रूट्स के एग्जाम्पल्स है। ये जो है वह एक टाइप की हाइग्रोस्कोपिक रूट्स है जो हवा में लटकती हुई आपको दिखाई दे रही है। एक और एग्जाम्पल देखें तो यह भी एक टाइप से हाइग्रोस्कोपिक रूट्स आपको दिखाई दे रही है, जिसका मिट्टी से कोई संबंध नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि मॉइस्चर जो होता है उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाते हैं। अब हम थर्ड
ऐसे मॉडिफिकेशन की बात करें तो वो आता है एसिमिलेटरी रूट्स की। एसिमिलेटरी रूट्स क्या होती है कि कुछ कुछ प्लांट में रूट्स ग्रीन कलर की हो जाती है और फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाने का काम करती है। तो ऐसी रूट्स को जो ग्रीन कलर की है और फूड बनाने का काम कर रही है उसे हम एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं, जैसे कि ट्रापा एंड टिनोस्पोरा एंड पोडोस्टिमोन। ये 3 एग्जाम्पल आपके एसिमिलेटरी रूट्स के हैं। ये एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको इसमें रूट्स ग्रीन कलर की दिखाई देती है जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करने लगती है। तो ये एक टाइप की एसिमिलेटरी रूट्स है। आगे जो रूट का टाइप है वह है हमारा पैरासाइटिक रूट ऑब्लिक सकिंग रूट ऑब्लिक होस्टोरिया। क्या है ये, ज़रा देखिए इन्हें। These roots suck water and food from the host plant and are found in parasitic plant। कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते लेकिन किसी दूसरे पौधे के ऊपर डेवलप होकर वह जो फूड बना रहा है उसको सक करने का काम करते हैं। तो ऐसी रूट्स को पैरासाइटिक रूट्स या सकिंग रूट्स कहते हैं। वापस 1 मिनट, मैंने क्या कहा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो खुद फोटोसिंथेसिस न करके किसी दूसरे पौधे के ऊपर डेवलप होते हैं और अपने होस्ट से फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। उसे हम पैरासाइटिक रूट या सकिंग रूट या होस्टोरिया कहते हैं। एग्जाम्पल कस्कटा, ऑर्केनोब्रंकी एंड विस्कम, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। बच्चों, मैं एक बात आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि आप चाहे कोई नीट का एग्ज़ाम दो या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दो तो वहाँ पे MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनमें मोस्टली ये एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपको कोई दिक्कत न आए। इसी तरीके से नेक्स्ट जो रूट का मॉडिफिकेशन आता है वो आता है हमारा reproductive roots। What is the reproductive roots? These are fleshy adventitious roots and used for vegetative propagation। कि कुछ प्लांट में ऐसी रूट्स पाई जाती है जो फ्लैशी होती है, मोटी होती है और वह टूटने के बाद में नए प्लांट को उगाने का काम करती है। कि ऐसी रूट्स जो रिप्रोडक्शन का फंक्शन करने लगे उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव रूट्स, जो आपको स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद में दिखने को मिलती है। डहेलिया एंड बीट रूट्स में भी आपको ये रिप्रोडक्टिव टाइप की रूट्स दिखती है। वापस 1 मिनट, क्या कहा कि ऐसी रूट्स जो फ्लैशी हो और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने के लायक हो, मतलब रिप्रोडक्शन करने के लायक हो, उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव रूट्स। और नेक्स्ट हमारा आता है रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स क्या है, ज़रा देखें हम इसके बारे में कि these are specialized structure present in the roots of leguminous plant such as pea, clover, pulses, etc. And inside these nodule is present a bacteria rhizobium which fixed nitrogen for the plant। कि लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनको हम फली वाले पौधे भी कहते हैं। कि ऐसे पौधे जिनके ऊपर फलियां लगती है वो कहलाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। उन प्लांट की अगर रूट्स को आप निकाल के देखोगे तो उन रूट्स पे आपको बहुत सारी छोटी छोटी गांठें दिखाई देगी। उन गांठों को नोड्यूल कहते हैं और उन नोड्यूल के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कहलाता है राइजोबियम बैक्टीरिया।
इस राइजोबियम बैक्टीरिया की यह खासियत होती है कि वह हमारे एटमॉस्फेयर में जो खुली नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल देता है। प्लांट जो है वो कभी भी खुली नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते, वो केवल नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्राइट एंड नाइट्रेट एंड अमोनिया। इस फॉर्म में ही प्लांट ले सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि प्लांट की रूट्स के नोड्यूल में पाया जाता है और पाया जाने के कारण नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। और पास में जो प्लांट है वो प्लांट भी क्या है, उस फिक्स हुई नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर देते हैं, जिससे प्लांट के अंदर उसकी जनरल फंक्शंस जो है वो कंप्लीट होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। और बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया उस प्लांट से फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो इसको एक टाइप का सिम्बायोटिक सिस्टम कहते हैं। मतलब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और फ़ायदा देते हैं। कि अगर राइजोबियम नहीं होगा तो प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, और प्लांट नहीं होगा तो राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। तो राइजोबियम को जिंदा रहने के लिए प्लांट की रिक्वायरमेंट है, जबकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाने के लिए इस बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों एक दूसरे के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जिसको कहते हैं सिम्बायोटिक सिस्टम। तो आगे हम बात करते हैं माइकोराइजा की। माइकोराइजा क्या है, ज़रा हम इसके बारे में देखें। इट इज़ द फंगल एसोसिएशन विथ द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। फंजाई डज द purpose for absorption of water and minerals for the plant, and plant provide food to the fungi. Example pinus। कि पहाड़ी इलाके जो है वहाँ पर जितने भी पेड़ होते हैं उन पेड़ की रूट्स के ऊपर आपको फंगस दिखाई देता है। ये फंगस क्या करता है कि मिट्टी में से फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करता है और उसको फास्फेट आयन के तौर पे बदलकर प्लांट को पहुंचाने का काम करता है। बदले में प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस के कारण जो फूड मटेरियल बनता है वह यह फंजाई लेता है। तो यह भी एक टाइप का सिम्बायोटिक सिस्टम या सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो जाता है फंजाई और हायर प्लांट के बीच, जिसको कहते हैं माइकोराइजा। याद रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए कई ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं। माइकोराइजा क्या है, हायर प्लांट और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक सिस्टम, जबकि लेग्यूमिनस प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में जो सिस्टम होता है वह कहलाता है रूट नोड्यूल्स, है ना। तो ये थे हमारे कुछ रूट के मॉडिफिकेशन जो वाइटल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए यूज़ होते थे। आगे हम बात करें तो हम देखते हैं स्टेम के बारे में। रूट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो हम बात करते हैं अब स्टेम के बारे में। व्हाट इज़ द स्टेम एंड व्हाट इज़ इट्स कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले हम देखें द ascending part of plant axis which bears branches, flower, leaves and fruits is called stem, and it arises from the plumule of the embryo of germinating seed। ये वर्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ लेक्चर 1 में कि जब किसी बीज को जर्मिनेट करते हैं, उसको उगाते हैं, तो उसके बीचों बीच में एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो के नीचे वाला हिस्सा जो है वह रेडिकल कहलाता है, जिससे रूट बनता है, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वह प्ल्यूम्यूल कहलाता है, जिससे स्टेम सिस्टम या शूट सिस्टम डेवलप होता है। तो इसमें यह चीज़ बताई है कि असेंडिंग पार्ट किसी प्लांट एक्सिस के जिसके ऊपर ब्रांचेस भी हो, फ्लावर भी हो, लीव्स भी हो और फ्रूट्स भी लगते हो, उसको हम स्टेम कहते हैं। और स्टेम की सबसे अच्छी डेफिनेशन है कि वह एम्ब्रियो के प्ल्यूम्यूल से अराइज होता है।
कि प्लूम्यूल जो है उससे विकसित होता है। अगर हम स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर तो यह है कि स्टेम बियर्स नोड, इंटरनोड, फ्लावर, लीव्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। कि अगर किसी प्लांट के पार्ट पे आपको नोड और इंटरनोड दिखाई दे, या फ्लावर दिखाई दे, या पत्तियां दिखाई दे, या फ्रूट्स दिखाई दे, तो कन्फर्म वह स्टेम है, न कि रूट है। सेकंड इसका फंक्शन है, कैरेक्टर है कि द यंग स्टेम इज़ ग्रीन इन कलर एंड लेटर दे बिकम ब्राउन एंड वुडी। कि अगर आप किसी पौधे को देखते हो तो जब उसकी नई स्टेम उगती है तो वह आपको ग्रीन कलर की दिखाई देती है, लेकिन बाद में वह ब्राउन और वुडी स्टेम में कन्वर्ट हो जाती है। एंड lateral organs of stem are exogenous in origin and they arise from cortex part। ये वर्ड आपको थोड़ा देखना है, याद रखना है कि स्टेम के लेटरल पार्ट्स जो होते हैं, जैसे कि उसकी शाखाएं देखें, उसकी लीव्स देखें, वो एक टाइप के एक्सोजीनस ओरिजिन है, जो उसका एक टिश्यू पाया जाता है प्लांट में, कॉर्टेक्स टिश्यू, उससे विकसित होते हैं। प्रेजेंस ऑफ एंडार्च जाइलम। एंडार्च जाइलम शब्द का मीनिंग यह होता है कि प्लांट में जो जाइलम है, जाइलम जब बनता है तो पहली बार बनने वाले जाइलम को कहते हैं प्रोटोजाइलम, और बाद में जब यह विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उसको कहते हैं मेटाजाइलम। और एंडार्च जाइलम का मतलब यह है कि प्रोटोजाइलम हमेशा सेंटर की तरफ होगा, जबकि मेटाजाइलम पेरिफेरल की तरफ होगा। मतलब सेंटर में अगर प्रोटोजाइलम है और बाहर की तरफ मेटाजाइलम है तो उस कंडीशन को एंडार्च टाइप का जाइलम कहते हैं, जो हमेशा स्टेम में पाया जाता है, बाकी किसी प्लांट पार्ट में नहीं मिलता। इसको मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि स्टेम के अंदर एंडार्च टाइप का जाइलम पाया जाता है, और इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल है वह कॉन्जॉइंट टाइप के होते हैं। कॉन्जॉइंट टाइप को भी मैं आगे और अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। अभी आपको ये दो वर्ड याद रखने हैं, एंडार्च टाइप का जाइलम एंड वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट टाइप। अगर हम स्टेम के फंक्शंस की बात करें तो स्टेम के फंक्शंस में सबसे पहला जो आता है, स्टेम बियर्स एंड सपोर्ट फ्लावर, लीव्स एंड फ्रूट। की स्टेम सपोर्ट करता है और फ्लावर और लीव्स और फ्रूट्स को अपने साथ बनाए रखता है। इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। कि यह जो है वाटर, मिनरल और बहुत सारे फूड मटेरियल को लाने ले जाने का काम करता है, कंडक्शन का काम करता है। जैसे कि वाटर और मिनरल तो रूट एब्जॉर्ब करता है जो ज़मीन के नीचे होता है, लेकिन आप किसी प्लांट के फ्रूट को काट के देखोगे या पत्ती को तोड़ के देखोगे तो उसमें भी आपको पानी मिलता है। तो वह वाटर ऊपर की तरफ आया कैसे? बिकॉज ऑफ स्टेम, क्योंकि स्टेम ही बीच का एक ऐसा ज़रिया था जिससे वाटर और मिनरल्स जो हैं रूट ने एब्जॉर्ब किए, तो भी उसके फ्रूट्स के अंदर, फ्लावर के अंदर और उनकी पत्तियों के अंदर पहुंच गया था। जबकि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम प्लांट की लीव्स में यानी कि पत्तियों में होता है, लेकिन उसमें जो उसके ज़रिए जो खाना बनता है कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च की फॉर्म में, वो खाना आपको प्लांट के हर एक हिस्से में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेम ही उसको पहुंचाने का काम करता है। सम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर आल्सो सिंथेसाइज इन स्टेम। कि प्लांट की ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं वह मैक्सिमम हमको स्टेम में ही सिंथेसाइज होते हैं। आगे हम देखते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। लेकिन दोस्तों, ये जो टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, इसको हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।